Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 का अध्याय प्रथम का फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इसका दूसरा पार्ट यानी सेकंड पार्ट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। होमो लातीनी भाषा का एक शब्द है। लातीनी यानी लैटिन भाषा। होमो जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। होमो का अर्थ क्या है? आदमी। इसमें पुरुष एवं स्त्री दोनों शामिल है। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है। इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलिस यानी 3 भागों में बांटा गया है। जीवाश्मों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 है होमो हैबिलिस। ये आपको याद रखना है। क्या है? होमो हैबिलिस, जिसका मतलब है औजार बनाने वाले। होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर अपने पैरों के बल चलने वाले जीवाश्म। और ये था दूसरा। और तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है जीवाश्म का वो है होमो सेपियंस। आज का जो मानव है, चिंतनशील जो मनुष्य है, उसको क्या कहा गया है? होमो सेपियंस कहा गया है। तो 3 प्रकार में जीवाश्मों को बांटा गया है। होमो हैबिलिस, औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। आज का जो मानव है, आधुनिक जो मानव है, वो क्या कहलाता है? होमो सेपियंस कहलाता है। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में। अब होमो हैबिलिस जो प्रथम प्रकार का जो जीवाश्म है, उसके जो जीवाश्म है वो कहाँ पाए जाते हैं? इथोपिया में ओमो नामक जगह में। इथोपिया में कहाँ पाए गए हैं? ओमो नामक जगह पर। और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज में हमें प्राप्त होते हैं। होमो इरेक्टस, ये तो थे होमो हैबिलिस के जीवाश्म। कहाँ पाए गए? इथोपिया में ओमो में और तंजानिया में ओल्डुवई में। फिर है होमो इरेक्टस के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? इनके जो प्राचीनतम जीवाश्म है वो अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में पाए गए हैं। होमो इरेक्टस कहाँ पाए गए हैं? अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं। जैसे कुबीफोरा, पश्चिमी तुर्काना, केनिया, मोर जकेतो, संगिरन, जावा आदि स्थानों पर। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परवर्ती काल के हैं। यानी एशिया महाद्वीप में जो जीवाश्म पाए गए हैं वो अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों से पहले के हैं। इसलिए ये अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चल करके दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में 20 से 50 लाख वर्ष पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले जीवित रही। यानी कहने का मतलब है पहले जो मनुष्य या मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका में उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में ये उत्तरी अफ्रीका में और इधर दक्षिणी अफ्रीका में और यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर, इस साइड में एशिया के अंदर इसका फैलाव है वो हो जाता है। इसी प्रकार कुछ दृष्टांतों के अंदर बताया गया है कि जीवाश्मों का जो नामकरण है वो उनके स्थानों के आधार पर किया गया है।
जहाँ उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे। जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को, यानी जिस स्थान पर ये जीवाश्म पाए गए उसी स्थान के नाम की वजह से इनका नामकरण है वो कर दिया गया। जैसे जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में जो जीवाश्म पाए गए उनका नाम क्या कर दिया गया, होमो हाइडलबर्गेसिस कर दिया गया, होमो हाइडलबर्गेसिस। जबकि निएंडर घाटी में जो जीवाश्म पाए गए उनको निएंडरथलेसिस कहा गया। क्या कहा गया, निएंडरथलेसिस कहा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलेसिस है। यानी यूरोप के अंदर जो दोनों ही प्रकार के होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलेसिस दो ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दोनों ही प्रकार के जीवाश्म है वो पाए जाते हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस यानी आधुनिक जो मानव है, आधुनिक जो मानव है होमो सेपियंस प्रजाति के है। और हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व तक के है। यानी हाइडलबर्ग जो मानव है उनकी, मानव के जो जीवाश्म है उनकी आयु कितनी है, लगभग कितने पुराने हो, 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व तक, और दूर दूर फैले हुए हैं। ये उनके जो जीवाश्म है वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाए गए। निएंडरथल मानव मोटे तौर से 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले के हैं, जो यूरोप, एशिया, यूरोप, पश्चिमी व मध्य एशिया में रहा करते थे। ये पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की और कम निकले हुए थे, दांत छोटे होते थे। यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो मानव के जो अवशेष थे, मानव की जो खोपड़ी थी वो उसमें मस्तिष्क बड़ा था, जबड़ा बड़ा था, दांत बड़े बड़े थे। लेकिन होमो का अर्थ आपने देख ही लिया, होमो का अर्थ क्या, मानव, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। मानव का जो मस्तिष्क बाद में मिला है होमो सेपियंस, उसका मस्तिष्क बड़ा था और जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे, दांत छोटे थे। उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। यानी जिसका मस्तिष्क बड़ा होगा उसकी याददाश्त ज़्यादा होगी। कोई भी बच्चा आप देख लेना, जिसका सिर जो बड़ा होगा ना उसकी जो याददाश्त है वो हमेशा ज़्यादा होगी अन्य बच्चों की बजाय। जबड़ों तथा दांतों में हुए परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित है। यानी जबड़े के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं छोटे मोटे का, वो उनकी अलग अलग खान पान के कारण विभिन्न अंतर, खान पान में जो अंतर पाया जाता है उसकी वजह से हुए हैं। फिर है विश्व में मानव प्रजातियों का निवास स्थान। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास स्थान, कौन सी जाति कहाँ पाई जाती है, कौन सी जाति है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखो इसमें कब, कहाँ और कौन, कब, कहाँ और कौन, यानी मानव जो प्रजातियां हैं वो 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व के जो मानव है वो अफ्रीका में सहारा के आसपास उनके जीवाश्म पाए गए हैं। और वो जो जीवाश्म है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस और प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस, ये 3 प्रकार के जीवाश्म है वो हमें अफ्रीका के सहारा के आसपास से प्राप्त होते हैं। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व के जो अवशेष है मानव की जो प्रजातियां हैं वो अफ्रीका, एशिया व यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में मिले हैं। इनमें क्या मिला है, होमो इरेक्टस, आद्य होमो सेपियंस, यानी होमो सेपियंस पूरे नहीं, आद्य होमो सेपियंस, और निएंडरथल मानव, होमो सेपियंस मानव यानी आधुनिक मानव भी यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से, अफ्रीका, एशिया, यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र से। फिर 45,000 वर्ष पूर्व
ऑस्ट्रेलिया से आधुनिक मानव हमें प्राप्त होता है। 40,000 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप व एशिया प्रशांत द्वीप में बाद वाले निएंडर और आधुनिक मानव हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मानव के कर्मिक विकास की कहानी, मानव के कर्मिक विकास की कहानी, तो इसको देखते हैं। मानव का कर्मिक विकास किस प्रकार से हुआ। आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म इसमें नज़र डालते हैं अपने। देखो कहाँ, इथोपिया के ओमो किबिस में, इथोपिया के ओमो और किबिस नामक जगह पर जो जीवाश्म पाए गए हैं वो कितने पुराने हैं। 1,95,000 से 1,60,000 वर्ष पुराने हैं। दक्षिणी अफ्रीका के बॉर्डर गुफा दी कैल्डर्स क्लासीज नदी के मुहाने पर 1,20,000 से 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं। मोरको दर एस सुल्तान, मोरको में एक जगह दर एस सुल्तान, वहाँ से 70,000 से 50,000 वर्ष पुराने हैं वो अवशेष हमें मिलते हैं। इजराइल के कफ जे सकुल से 1,00,000 से 80,000 वर्ष पुराने हैं वो हमें अवशेष वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया से मुंगो लेक ये झील है, वहाँ से 45,000 से 35,000 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त होते हैं, जीवाश्म प्राप्त होते हैं। बोर्निया के निया गुफा से 40,000, फ्रांस क्रोमेगन लेस आइसीज के पास से 35,000 वर्ष पुराने जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं। फिर है इसमें प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। अब ये क्या है, ये आपको दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। प्रतिस्थापन क्या है और क्षेत्रीय निरंतरता क्या है। प्रतिस्थापन मॉडल में ये कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए, उनका स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव ने सर्वतर शारीरिक और जनिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता जो पाई है। ऐसे लोग ये तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए हैं और वहीं से ही अन्य स्थानों पर गए। आधुनिक मानव के पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथोपिया में ओमो नामक स्थान पर हमें मिले हैं, प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती है उनका कारण उन लोगों की परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्ष की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है। उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंतोगत्वा वे वहीं स्थापित हो गए, यानी प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। तो पहले अपने पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन मॉडल क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब है एक ही स्थान पर रहना, एक ही स्थान पर रहना और वहीं पर ही उसी स्थान के अनुकूल अपने आप को अनुकूल बना लेना। जो भी परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार अपने शरीर को वहाँ ढाल लेना, उसको प्रतिस्थापन मॉडल कहते हैं। क्षेत्रीय निरंतरता का मतलब अलग अलग क्षेत्र में रहना और अलग अलग में रहकर भी जो शारीरिक समानताएं हैं वो उनमें पाई जाना। अब इसमें देखो, इसमें प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को इसमें समझाया गया है। ये प्रतिस्थापन मॉडल है और ये क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल है। प्रतिस्थापन में यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे एशिया के शुरुआत अफ्रीका में लोग रहते थे, यहाँ से अफ्रीका में जाते हैं और यहाँ से यूरोप में जाते हैं, यानी एक ही स्थान से ये अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर जो
ये अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। जैसे एशिया के लोग अलग रहते हैं, अफ्रीका के अलग रहते हैं, यूरोप के लोग अलग रहते हैं। इनमें क्षेत्रीयता पाई जाती है। फिर है आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। आदिकालीन जो मानव है वो भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था? आदिकालीन मानव भोजन कैसे प्राप्त करता था? अब तक हम आदि मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे। ये देखते रहे कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए अवशेषों का उपयोग किया गया, लेकिन सबके अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। जो आइए इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। आदिकालीन जो मानव है, आदिकालीन मानव कई तरह से अपना भोजन जुटाते थे। देखो कैसे जुटाते थे? संग्रहण के द्वारा, यानी भोजन को इकट्ठा कर लेना, शिकार करके, अपमार्जन। अपमार्जन का अर्थ है कुछ जो वस्तुएं खराब हो जाती है उन वस्तुओं की सफाई से जो उनको प्राप्त होता है। मछली पकड़ना, संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, फल, कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। ये आदि मानव का भोजन था। यानी मानव के जो पूर्वज है, आदि मानव है, प्रारंभिक जो मानव है, ये भोजन खाता था। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिले हैं। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिले हैं, पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ ही है। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से अवशेषों का अध्ययन है। यानी हड्डियां तो बहुत मिली है, इससे अपने पता चल जाता है कि वो मांसाहारी थे, शिकार करते थे, मछलियों को खाते थे, लेकिन पेड़ पौधों को खाते थे कि नहीं खाते थे, इसके बारे में साक्ष्य मिलना बहुत ही मुश्किल है। और संयोग से एक जला हुआ पौधा मिला है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि वे पेड़ पौधों के फल फ्रूट खाते थे। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने ज़माने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले। हाल में वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। अब आधिकारिक रूप से ये सुझाव दिया जाने लगा कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी का अर्थ है भोजन की तलाश करना द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस, मज्जा खुर्च कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। यह भी इतना ही संभव है। पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवर, चूहे, छछूंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृप, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ, लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिलता है। शिकार का जो साक्ष्य मिलता है वो 2 स्थानों से हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव नामक जगह पर 5 लाख साल वर्ष पहले, और जर्मनी में सोनिजन नामक जगह है जर्मनी में, वहाँ से 4 लाख साल पहले हमें शिकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से पता चलता है। लगभग 3500 वर्ष पूर्व के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का जो कुछ यूरोपीय स्थलों से मिलता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास डोल्नी वेस्तोनाइस नामक जगह पर सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। यानी कहने का मतलब है ज़्यादातर पहले जो लोग हैं, आदि मानव है, वो नदियों के किनारे रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि ये जैसे डोल्नी वेस्तनाइस नामक जगह है, यहाँ पर या हिडलबर्ग है, आल्टामीरा है, लेजरेट गुफा है,
बॉक्स ग्रोव है, सोनी जैन है, नियंडर घाटी है। ये जो स्थल है ये नदी के किनारे स्थित है। और ये आदि मानव क्यों चुने? क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ थी और नदी में घोड़े वगैरह जानवर यहाँ पानी पीने आते थे और ये लोग इनको आसानी से अपना शिकार बना लेते थे, इसलिए इनका जो निवास स्थान है वो नदियों के किनारे रहा है। फिर है प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं और खुले स्थलों पर आवास। प्रारंभिक मानव का जो आवास था वो पेड़ों से, गुफाओं और खुले स्थानों पर था। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करें तो हमें अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं कि उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पाकृतियाँ क्या है? मान लो शिल्प के बने हुए, कलाकृतियों से बने हुए उपकरण, फैलाव की जांच करना है। यानी अगर उनके जो जहाँ से उपकरण हमें प्राप्त होते हैं तो इसे पता चल जाता है कि वो जैसे खुले में अगर उपकरण मिलते हैं उनके, तो हमें पता चल जाता है कि वो खुले में रहते थे। अगर झोंपड़ी में मिलते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वो झोंपड़ी में रहते थे या पेड़ के नीचे रहते थे। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के रूप में केनिया में किलोम्बे ओलोजिसाइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में सलक उपकरण और हस्तकुठार, जिसे कुल्हाड़ी को हम कहते हैं, ये औजार 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने हैं। यानी केनिया में ये स्थल मिले हैं, केनिया में इन स्थानों पर उपकरण मिले हैं जो कितने पुराने हैं? 7 से 5 लाख साल पुराने। कहाँ मिले हैं? केनिया के अंदर। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर इकट्ठे हुए। यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे वहाँ लोग बार बार आते थे। यानी आदि मानव है वो ज़्यादातर वहीं जाता था जहाँ उसको खाद्य सामग्री प्राप्त होती थी, उसको भोजन प्राप्त होता था, तो वहीं वो उपकरण है वो बनाता था और वहीं डाल देता था और उसके बाद में वो दूसरे स्थान पर अन्यत्र भोजन की तलाश में चले जाते थे। ये देखो, ये हस्तकुठार है। ये जो जगह है यहाँ पर पुरातत्वविद ने अपना डेरा जमा रखा है और वो यहाँ से खुदाई करके और इस प्रकार के औजार है, उपकरण है, वो निकाल रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि उनकी जो रहने की प्रकृति है वो किस प्रकार की थी। लोग शिल्पकृतियों सहित अनेक क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्पकृतियाँ मिलती है। ये क्षेत्र कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं। जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था ऐसे शिल्पकृतियाँ कम मात्रा में स्थलों पर बिखरी हुई है। यानी जहाँ लोग ज़्यादा जाते थे वहाँ पर जो औजार है वो ज़्यादा मिलते थे और जहाँ पर लोग कम जाते थे वहाँ पर कम मिलते हैं। यहाँ पर यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए ये कैसे होता था। 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले गुफाओं, खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों से मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार, दक्षिण फ्रांस के अंदर लेजरेट गुफा की दीवार में बताया गया है। इस चित्र से आप देखो जो पदार्थ है, जैसे देखो यहाँ हड्डियाँ पड़ी है, इस प्रकार ये चबाने के और संकेत मिलते हैं। हड्डियाँ ये मांस भक्षी थे और पेड़ पर ये उल्लू, तेंदुआ, अन्य स्तनपाई जो जानवर थे वो यहाँ पर निवास करते थे। तो शिल्पाकृतियाँ क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है भी शिल्पाकृतियाँ क्या चीज़ है। शिल्प आकृतियाँ मानव निर्मित वस्तुएं, इनमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती है, जैसे औजार है, चित्रकारी है, मूर्तियाँ हैं। ये क्या कहलाती है? शिल्प कृतियाँ कहलाती है।
पुरातत्वविदों का सुझाव है कि पूर्व होमिनिड भी होमो हेबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे, अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं और यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँची, यहाँ पत्थर कैसे पहुँचे, क्या हड्डियाँ अछूह्य रही होगी, इस प्रकार के प्रश्न है वो यहाँ से उठते हैं। फिर है 12x4 मीटर के आकार के निवास स्थान स्टाकर बनाए गए हैं। जो निवास स्थान बनाए गए हैं वो किस आकार के हैं? 12x4 मीटर आकार के निवास स्थान खुदाई के अंदर मिले हैं। इसके अंदर 2 चूल्हों और विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों, फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों, मीठे जल की मछलियों, ट्राउट, पर्च, कॉर्प, ये मछलियाँ थी के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। एक पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित है जिसका नाम है टेरा अमाटा। ये आपको नाम याद रखना है। कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर है टेरा अमाटा। में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमज़ोर झोंपड़ी सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। ये झोंपड़ी मिली है टेरा अमाटा में, जो फ्रांस में स्थल है वहाँ पर ये कच्ची निर्मित झोंपड़ी मिली है। और केनिया से चेसोवांज और दक्षिणी अफ्रीका में स्वार्ट क्रांस के पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चीकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं। अब देखो, आग के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? केनिया से। केनिया देश से हमें चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है स्वार्ट क्रांस नामक जगह। यहाँ से हमें पत्थर के औजारों के साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी मिली है, जली हुई हड्डियों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। यानी वो मांस है वो पका कर खाते थे। 14 लाख से 10 लाख साल पुराने क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है अथवा क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई है? हम इसके बारे में सटीक जवाब नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के घोतक है। इसके लिए कई फायदे हैं। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश उष्णता मिलने में मददगार था। यानी ऐसा बताया गया है कि ये जो आग जलाते थे इससे गुफाओं के अंदर वो प्रकाश करते थे और सर्दियों में उष्णता महसूस करने के लिए वो काम में लेते थे। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था। भाले की नोक बनाने में, सलक निकालकर औजार बनाने में उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता है। यानी जानवरों को भगाने के लिए आग का प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रारंभिक मानव और औजारों का निर्माण। प्रारंभिक मानव ने कौन कौन से औजारों का निर्माण किया, इसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम ये याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं। देखो, पक्षी भी चीज़ें बनाते थे। उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ व स्वस्थ रखने, सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए औजार इस्तेमाल करते थे और उन्हें स्वयं बनाते थे। हालांकि मनुष्यों के औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं जो वानरों में नहीं पाई जाती है और विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ। इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उसमें अधिक समरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहता है। यानी मनुष्य है वो वानर से कुछ अधिक बुद्धिमान था। केनिया
के अंदर पूरा स्थलों से प्राप्त एक चित्र है। यह संभव ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। तो ये प्रश्न उठता है, सबसे पहले पत्थर के औजार किसने बनाए थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुषों या स्त्रियां दोनों में ने मिलकर किया या अकेलों ने किया। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों, तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियाँ निकाल दी जाती थी, फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। ये देखो, ये औजार बना हुआ है। ये एक भाला है जिसे ये शिकार करते थे, क्योंकि पहले जब शिकार करने जाते थे तो मनुष्य को या आदि मानव को जानवर खुद शिकार अपना बना लेता था, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं था। वो दूर से पास जाकर उसको हथियार मारता था, और पास जाकर जब हथियार से उसको मारता या किसी यंत्र से मारता तो जानवर उस पर अटैक कर देता था। लेकिन इस प्रकार का जब भाले का निर्माण हो गया तो ये दूर से फेंका जाता था और जानवर को या शिकार को मार लिया जाता था। तो इस प्रकार ये बहुत ही ये जो भाला यंत्र है ये आदि मानव के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। ये देखो, इस चित्र में आप पंच ब्लेंड तकनीक। पहले इन्होंने क्या किया, ये एक पत्थर है, इसको तोड़ करके और इस प्रकार बना लिया। फिर एक लकड़ी की कील से इनको इस प्रकार लकड़ी या हड्डी से इसको इस प्रकार पत्थर को तोड़ करके और इस प्रकार तीखा बना लिया। इससे ये वस्तु काटते थे। बाद में धीरे धीरे इतना विकास हो गया कि इन्होंने देखो कितना शानदार ये जो औजार है ये बनाया, चाकू बनाया। देखो इस प्रकार, इसमें चित्र और बने, ध्यान से देखो आप। इसमें यानी पत्थर का बना करके और इसके ऊपर चित्र भी बना दिए इन्होंने। जानवरों के जो जंगली जानवर थे उनके इस पर चित्र भी बना दिए। तो आदि मानव धीरे धीरे है वो उनकी जो बुद्धि है उसका विकास होता गया और वो औजार है वो बेहतरीन औजार बनाने लग गए। संप्रेषण और संचार के माध्यम, भाषा और कला, ये जो बिंदु है इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्याय प्रथम का जो 3rd पार्ट होगा उसमें अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उनके पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।